वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग यह थंबनेल देख चुके होंगे और इस थंबनेल के द्वारा आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग जो सेशन होने वाला है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका आधारित होने वाला है। और आपको बता दें कि यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपका बीएड का है और बीएड कोर्स कोड आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि PGQP 74 और ये PGQP 74 जो है वो आपका कोर्स कोड है BHU का। BHU बीएड का यह आपका कोर्स कोड है। और आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले प्रीवियस ईयर पेपर वह सेक्शन ए को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए जो है वह सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए एक समान होता है। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि सेक्शन ए जो होता है वह दो भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। एक आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, दूसरा आपका इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो यह जो पेपर आप लोग को सॉल्व करके बताया जाएगा यह हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए जो आपका सेक्शन ए आता है उसका प्रश्न पत्र अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। उसके बारे में हम लोग किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वह हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7309733765। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके आप लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए पेड कोर्स से संबंधित तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में वह किस प्रकार के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है आपका व्यंजन नहीं है। तो आपको बता दें कि जो आपके वर्णमाला में इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं तो इसमें आपको पूछा गया है कि व्यंजन नहीं है, यानी कि आपका पूछा गया है कि स्वर कौन सा है। तो स्वर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी आपका स्वर है। यह आपका दीर्घ स्वर की श्रेणी में इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा, आप लोग को नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम लोग और भी आप लोग को डिस्कशन करेंगे जब आप लोग की क्लासेस ले जाएंगे, थ्योरी क्लासेस। तो ठीक है, चल अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1 और कथन नंबर आपका 2। इन दो कथनों में पहला दिया है कि वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करती है, जो बिल्कुल ही सही है। दूसरा है कि वाक्य के भेद 3 आधार पर किए जाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। वाक्य के भेद जो है वह 3 आधार पर नहीं बल्कि 2 आधार पर आपका किया जाता है। पहला जो है आपका रचना के आधार पर, दूसरा जो है आपका अर्थ के आधार पर। शब्द के आधार पर कोई भी वाक्य का जो भेद है कह सकते हैं वह नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमारा कथन 1 सही है और कथन 2 जो है आपका गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कथन 1 सही है और कथन 2 जो है आपका गलत है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पर कि इह लोक का विलोम बताइए, यानी अपोजिट बताना है। तो इह लोक का जो विलोम होगा वह क्या होगा आपका परलोक होगा। ठीक है, क्या होगा आपका परलोक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा का ए सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है उसे आप लोग एक बार थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब क्लियर आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा मैं जूम नहीं करूंगा, नहीं वरना ये फट जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी शुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और यहाँ पे ज्योतिषना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि बताइए कि कुल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। देखिए 2 तरह के हम लोग कुल लिखते हैं। पहला कुल इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, ठीक है, और दूसरा जो कुल होता है वह आपका इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है कुल। तो इस कुल का जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वह टोटल होता है, यानी आपका संपूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका कुल है ये आपका वंश से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका दिया हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है कि जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष या फिर आपका सर्वज्ञ। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्ष जो होता है उसको हम लोग जो आंखों के सामने हो उसी को कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया आपसे कि उंगलियों पर नचाना, उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। परेशान करना, इशारा करना, वश में करना या फिर आपका शोषण करना।
तो हम कह सकते हैं कि जो उंगलियों पर नचाना होता है यानी कि इच्छा अनुसार कार्य कराना होता है। क्या होता है? इच्छा अनुसार कार्य कराना, यानी जब कोई आपको वश में कर लेता है तो अपने इच्छा अनुसार आपको कार्य कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य बताना है, बच्चों से क्रोध मत करो, बच्चों पर क्रोध मत करो, या फिर बच्चों से ही क्रोध करो, या फिर बच्चों से क्रोध नहीं करो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा कि बच्चों पर क्रोध मत करो, यह आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव पूछा हुआ है। तो कांस जो है वो आपका तत्सम है, बंदूक तत्सम है, खंडहर जो है आपका तद्भव है। तो आपसे तद्भव पूछा गया है, इनडायरेक्ट अगर गए हैं तो आपसे क्या पूछा गया है, तद्भव पूछा गया है, क्योंकि खंडहर का जो आपका तत्सम होता है वह खंड गृह होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन जो है आपका वह सही नहीं है, यह पूछा गया है। हिंदी में सभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। विशेषणों से परोक्ष रूप से लिंग वचन कारक होते हैं, या फिर विशेषणों के मुख्य 4 भेद कहते हैं, सर्वनामी विशेषणों के 2 भेद होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनटीए के द्वारा, यह एग्जामिनेशन जो है आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो एनटीए ने जो आपका सही आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर डी को माना है कि सार्वनामिक विशेषणों के 2 भेद होते हैं, ठीक है, मूल और यौगिक। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत होगा, क्योंकि एनटीए ने यहां पे इसको सही माना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके संज्ञा होते हैं, संज्ञा के पहले विशेषण लगाए जाते हैं या फिर संज्ञा के बाद लगाते हैं, न कि संज्ञा के समान हम लोग विशेषण का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां पर सही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो आपका आंसर बताया गया था वो ऑप्शन नंबर सी बताया गया, सॉरी डी नहीं बल्कि आपका सी यहां पर एनटीए के द्वारा कहा गया था कि विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं जो कि ऑलरेडी होते ही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 जो दिया है कि इनमें से कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि सन 2021-22, ठीक है, सन 2021-22 का जब आपका बजट पेश किया जा रहा था, ठीक है, बजट पेश किया जा रहा था केंद्रीय बजट, तो ठीक उसके कुछ समय पहले ही वी अनंत नागेश्वरन को यहां पर सीईए के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं क्योंकि अब क्वेश्चन की संख्या, जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने 7 नई सार्वजनिक रक्षा उपक्रम कंपनियां स्थापित की हैं, जिसे आयुध निर्माण बोर्ड की पुनर्संरचना करने के माध्यम से स्थापित किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अगर बात करते हैं कि म्यूनिशंस अंश इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कि सन 2022 में ही क्या किया था कि सार्वजनिक रक्षा उपक्रम कंपनियों के रूप में ये स्थापित किए गए थे। इसलिए हम ऑप्शन नंबर हमारा जो आपका इस प्रकार से डी कहेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वह सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 13। तो प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे जो दिया गया है इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। यहाँ पे दिया गया है कि कमला दास की आत्मकथा जो है, कमला दास की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है। कमला दास की आत्मकथा का नाम जो है आपको बता दें कि यह आपका माई स्टोरी उनकी एक आत्मकथा का नाम है। उनकी कविता एक थी, उन कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं जिनकी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमला दास को भारत की सबसे बोल्ड और सबसे निडर लेखिका के रूप में जाना जाता है, और उनकी कविताओं के द्वारा आप लोग ये जान भी सकते हैं कि उनको क्यों बोल्ड और निडर महिला यानी फिर कवि कह सकते हैं कवित्री या फिर लेखिका के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ पंक्तियां हैं उनकी, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को पता चल सके कि जो कमला दास है वो किस प्रकार की लेखिका रही हैं। तो उनकी कविता कुछ पंक्तियां हैं। आसान है एक मर्द की तलाश जो तुम्हें प्यार करे, आसान है एक मर्द की तलाश जो तुम्हें प्यार करे, बस तुम ईमानदार रहो कि एक औरत के रूप में तुम चाहती क्या हो, बस तुम ईमानदार रहो कि तुम एक औरत के रूप में चाहती क्या हो, उसे सब सौंप दो, उसे सब सौंप दो। उसे कौन? मर्द को सब सौंप दो, वह सब जो तुम्हें एक औरत बनाती है, वह सब जो तुम्हें एक औरत बनाती है, बड़े बालों की खुशबू
यानी कि तुम्हारे जो बड़े बड़े बाल हैं उनकी जो खुशबुएं हैं वो भी तुम उस मर्द को सौंप दो। साथ ही स्तनों के बीच की कस्तूरी, स्तनों के बीच की कस्तूरी और तुम्हारी वो सब स्त्री की जो भूख है उस पुरुष को, वो सब कुछ क्या करो, उसको सौंप दो। तो इस प्रकार से यहां पे कहने का अर्थ क्या है कि इस जो पंक्ति थी ना, ये पंक्ति, इस पंक्ति के द्वारा जब लोगों ने देखा कि एक महिला जो अपनी लेखनी में क्या करती है कि पुरुषों को लताड़ रही है, पुरुषों को यहां पर दिखा रही है कि पुरुष किस प्रकार से यहां पर महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं, या फिर मतलब कह सकते हैं कि आज के समय में जो वर्तमान स्थिति है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रकट किया है, जिसकी वजह से उनकी कविताएं जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा और जानकारी यहां पर आप नहीं देंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी चीजें जानेंगे। जब हम आप लोग को थ्योरी क्लासेस पढ़ाएंगे हिंदी की, तो वहां पर मैं कमला दास की जरूर आप लोग को चर्चा करूंगा। ठीक है, चल अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है आपका गलत मान लिया गया था, यानी एनटीए ने इसे क्या किया था, इसे बोल दिया था कि आपका क्वेश्चन जो है आपका ड्रॉप्ड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका, ड्रॉप्ड रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। अब आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को सन 2000 मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला थी जिन्हें कि क्या मिला था कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला जो मिला था उनको 1903 में मिला था। ठीक है, दूसरा 1911 में मिला था। पहली बार जब उनको मिला था तो उनको भौतिक के रूप में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद जो उनको मिला था वह आपका रसायन के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में मिला था, यानी कि 2 बार उन्हें मिला था, 1903 और 1911 में। तो पहली बार भौतिकी और दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 16। तो प्रश्न नंबर जो 16 दिया हुआ है इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या आपका दिया हुआ है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है कि एक विशेष कूट आपका दिया गया है और इस कूट के माध्यम से आपको यह बताना है कि ग्रेड का ये जो कूट है वह क्या होगा, ग्रेड का। तो ग्रेड का कूट क्या होगा ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम यहाँ पर वी का ग्रेड पता करते हैं, फिर इंडियन का और कंट्री का। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले और दूसरे में देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो पहले और दूसरे में यहाँ पे देखेंगे वी और वी मिल रहा है, और तो वी हमारा पहले मिल गया और वी का कोड क्या होगा भाई। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका इन दोनों में जो मिल रहा है वह के ए मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, के ए। अब सेकंड देखेंगे कि इंडियन या फिर इंडिया, दोनों एक ही बात है। तो इंडिया या फिर इंडियन में क्या मिल रहा है आपका कोड। तो ये कोड आपका जो मिल रहा है पहले और तीसरे में आप देखेंगे, पहला दूसरा तो हो गया, अब यहाँ पर हम लोग पहले और तीसरे में देखेंगे। तो आपका इंडियन यहां पर भी है और इंडिया यहां पर भी है। अब यहां देखेंगे पहले में क्या है आपका जे ए है और तीसरे में भी जे है, तो इंडिया का हो जाएगा जे ए। क्लियर बात है। उसके बाद हम लोग कंट्री देखेंगे, तो कंट्री का हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वह क्या आपका मिल रहा है। तो कंट्री पहले में भी है और आपका चौथे में भी है। ठीक है, यानी पहला और चौथा को हम लोग देखेंगे, अब पहला और चौथा। तो कंट्री यहां भी है, आपका कंट्री यहां भी है। अब यहां पे देखेंगे कि आपका के ए हो गया है, के ए हो गया है, उसके बाद आपका जे ए हो गया है। अब यहां पर आपका बचा एच यू नहीं यू ओ मिला है। ठीक है, यू ओ यहां भी है और यू यहां भी है, तो यू और ओ हो गया। ठीक है, और लास्ट में हमारा बचा ग्रेड। तो ग्रेड हमें कहीं आपने देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि हमें बी का मिल गया है, इंडियन का मिल गया है, कंट्री का मिल गया है। तो ग्रेड का ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, आपका इंडियन का के हो गया आपका, उसके बाद जे हो गया, यू हो गया और एच यू हो जाएगा। तो ग्रेड का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच यू आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 17। तो देखिए 17 जो आपका दिया हुआ है इसमें सिंपल सम क्वेश्चन को देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को भी पेपर समझ में आ जाए कैसा पेपर आप लोगों का पूछा गया है। a@b, ठीक है, a@b, ए बी की मां है, a#b, ए बी का पिता है, ए रुपीज बी, ए बी का पुत्र है। तो सिंपल सम यहाँ पे रुपीज वाला पूछा गया है कि एक्स और जेड का आपको मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स रुपीज वाई रुपीज जेड, तो जब यहाँ पर ए बी का पुत्र है तो ए एक्स भी वाई का पुत्र होगा और वाई भी जेड का पुत्र होगा। और यहाँ पे पूछा गया कि एक्स और जेड में क्या संबंध है भाई। तो जब
एक्स जो है वाई का पुत्र है और वाई जो है वो जेड का पुत्र है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा वो जेड का पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोता। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी करता है। तो वह आपका जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जारी किया जाता है। और अगर बात करते हैं सन 2022 में, सन 2022 में भारत का स्थान क्या रहा था, तो भारत का स्थान 107वां स्थान रहा था। ठीक है, भारत का 107वां स्थान यहां पर आपका रहा था। ठीक है, चल अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है आपका। 19वां जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका रीजनिंग से ही क्वेश्चन है, लेकिन रैंकिंग से संबंध आपका है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 7 नृत्यांगनाएं हैं। कितनी है, 7 नृत्यांगनाएं, जो है आपका टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपकी 7 नृत्यांगनाएं हैं। समझ गए आप लोग। अब इनको कुछ शर्तें माननी है, इनको शर्तें माननी है किसके द्वारा, उनके कोच के द्वारा, उनको जो सिखाते हैं ट्रेनर। तो उनके ट्रेनर ने बोला है, क्या बोला है यहाँ पर, पहला शर्त है कि एक्स पहले और दूसरे क्रम पर प्रस्तुति नहीं दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को पहले और दूसरे पर नहीं रखेंगे। एक्स प्रस्तुति देने से पहले डब्ल्यू प्रस्तुति नहीं दे सकता है, यानी कि हम लोग एक्स के बाद ही डब्ल्यू को रखेंगे। दूसरी कंडीशन, तीसरी, न तो टी और न ही वाई सातवें क्रम पे होगा, तो हम वाई और टी को भी सातवें क्रम में नहीं रखेंगे। उसके बाद डब्ल्यू के तुरंत बाद वाई या फिर जेड प्रस्तुति देनी चाहिए, तो हम लोग इसको भी फॉलो करेंगे। उसके बाद यू के तुरंत बाद आपका वी आए या फिर उसके बाद वी आए। तो ये हम लोग के 5 कंडीशन मानते हुए हम लोग क्या करेंगे कि तुरंत इसको हम लोग एक क्रम में सजा देते हैं। चलिए सजाते हैं, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे। क्वेश्चन पूछा है आपका कि यू तीसरे क्रम पे प्रस्तुति देता है। अब यहाँ पे हमें एक पालन होगा कि यू तीसरे क्रम पे होगा, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल सा एक क्रम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी आप लोग को थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। अभी मैं साइड में हूं ना, इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए आपका तीसरे नंबर पर आपका क्या कर रहा है कि यू होगा। अब यू जब तीसरे नंबर पर होगा तो हम लोग को पहले और दूसरे नंबर पे एक्स को नहीं रखना है, तो क्या करेंगे टी और वी को हम लोग पहले और दूसरे पर रख देते हैं। चौथे पांचवें क्रम पे हम लोग क्या रख देते हैं, एक्स और डब्ल्यू को रख देते हैं, एक्स और डब्ल्यू को रख देते हैं। और हमें क्या रखना है, सातवें क्रम पे क्या करना है, ना तो हमें टी को रखना ना तो वाई को, तो हम वाई को यहाँ पे 6 पे रख देते हैं। और सातवें में हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर जेड को रखेंगे। तो अब पूछा क्या है कि वाई का शीघ्रतम कब होगा, यानी कि वाई कौन से क्रम पे आएगा, छठे क्रम पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो ये वाई जो है आपका 6 नंबर पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 पे। ये भी उसी तरीके से है, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक ही प्रकार का दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो मैं आप लोग को पेपर दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका भी जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, वह भी आपका सी आंसर हो जाएगा, बी आपका सही होगा। सेम वही प्रोसेस लगेगा जो आपका 19वें क्वेश्चन में लगा था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है आपसे, पूछा है कि ऑप्शन जो दिया गया है, ऑक्सीजन शब्द के वर्णों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें कि स्वर सदैव एक साथ आए। इनको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का एक रूल होता है कि जो व्यंजन होते हैं उनको हम लोग पहले लिखते हैं। तो व्यंजन हमारा सी है, फिर उसके बाद टी है और उसके बाद आपका एन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्वर को रखेंगे, ए यू आई और आपका ओ, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितने अक्षर है, 1 2 3, ये 3 अक्षर है। अब इन सबको मिला करके आपका एक अक्षर मान लेते हैं जो ब्रैकेट में। क्लियर बात है। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे कि ये 4 हो गए कुल, यानी 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जब इक्वल टू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर से आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है 576 आपका आंसर आएगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर रहेगा, यानी कि जो स्वर होगा वह 576 बार सदैव एक साथ आएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 22। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 22 है, इसे हम लोग थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है इसका,
पृष्ठीय क्षेत्रफल का वह होता है आपका 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि आपका क्षेत्रफल दिया है 1734 दिया हुआ है आपका, तो ये हम लोग 1734 बराबर 6 मल्टीप्लाई भुजा को हम लोग ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू हम लोग का निकलेगा वह होगा आपका कितना, वह होगा आपका 17। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। तो फिर यहाँ पर पूछा है कि घन का आयतन बताइए, तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है कि ए का क्यूब होता है। तो ए का हम लोग क्यूब कर देंगे, तो ए का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 17 का ए का मान 17 है तो हम लोग 17 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा 17 का जब क्यूब करेंगे तो 4913 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4913 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 23। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 दिया हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि x अपॉन में y और x अपॉन में y इक्वल टू 1 अपॉन में 3, यानी x का मान क्या दिया हुआ है 1 और उसके बाद y का मान कितना दिया हुआ है आपका 3। तो अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न में हम लोग केवल वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर दिया हुआ है यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद अपॉन कर देंगे, फिर x का स्क्वायर भी है तो फिर से 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 1 10, 10 बटा के माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 के 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर -5 बटा के 4 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 जो दिया हुआ है यह भी आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा गया साधारण ब्याज से। तो हम लोग को पता है कि SI इक्वल टू PRT अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या क्या दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, SI कितना है आपका 81 रुपए आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर PRT यानी कि प्रिंसिपल आपका 450 दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई R रेट दिया हुआ है 4.5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई आपका T टाइम हमें पता नहीं है, अपॉन में 100 कर देंगे। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा T इक्वल टू 4 ईयर आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपका आंसर T इक्वल टू 4 ईयर्स आएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25 पे और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए क्या दिया हुआ है आपका, तो सिंपल से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं आपका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 दिया हुआ है वह है आपका कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या पहले हम निकाल लेते हैं, फिर छोटी संख्या ऑटोमेटिक उसी प्रकार से निकल जाएगा। तो जब भी हम लोग को छोटी और बड़ी संख्या निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर कि यहाँ पर a प्लस n-1 अपॉन में 2, और जब हमें छोटी संख्या निकालनी हो तो -1 को हटा देंगे। बस यहाँ पे a का मान, a का वैल्यू जो होता है वो आपका औसत है, a का मतलब एवरेज, तो ये आपका 20 और प्लस n का मान होता है 7 -1 अपॉन में आपका 2। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 बट्टा के 2 और 20 दूनी के 40, 40 में से 6 घटा 36, 36 में से 2 घटा आपका 2, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 में मतलब यहाँ पे कट करेंगे, सॉरी 46 ना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 में से 1 6 और ये आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 46 और बटा के 2, तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा आपका, तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 23 जो है वो आपका बड़ी संख्या निकलेगा। और इसी प्रकार छोटी संख्या जब निकालेंगे तो छोटी संख्या इसी प्रकार से कुल माइनस हटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17। तो 17 और 23 को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि बोला है कि योग कितना होगा दोनों का, तो 17 और 23 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही। प्रश्न नंबर आपका 26 दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 की अष्टछाप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका दिया हुआ है कि अष्टछाप कवि किस संप्रदाय से आपका संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे अष्टछाप जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1565 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1565
1965 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो की गई थी वह वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो 1565 में इसकी स्थापना की गई थी और अष्टसाप के जो कवि थे वह आपके पुष्टि मार्ग से संबंधित है। ठीक है, किस मार्ग से? पुष्टि मार्ग से संबंधित है, जिसमें सूरदास बहुत ही फेमस है। अब आते हैं, तो इस प्रकार से पुष्टि मार्ग हुआ। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। तो आपका केवल बी आपका सही होगा, यानी कि केवल बी आंसर जो है आपका वह सही होगा, अन्य ऑप्शन जो आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 27। देखिए प्रश्न नंबर आपका जो 27 दिया हुआ है वह पूछ रहा है आपका कि सबसे बड़ा भाषा परिवार बताइए। भाषा परिवार के बारे में पूछा गया है। भाषा परिवार स्पेशली आप लोग जब एमए लिंग्विस्टिक जो स्टूडेंट होंगे या फिर एमए लिंग्विस्टिक आप लोग फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपका भाषा परिवार एक चैप्टर पूरा है। और यह जो आपका हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा का विकास चैप्टर के अंतर्गत इसको रखा गया है, इस चैप्टर को कि भाषा परिवार। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वह आपका भारोपीय भाषा परिवार है। कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार है, जिसको आप या तो भारोपीय भाषा परिवार बोलिए या फिर भारत यूरोपीय भाषा परिवार के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, किसके नाम से? भारत यूरोपीय भाषा परिवार के नाम से भी आप लोग भाषा परिवार के नाम से जान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं इसमें आपकी हैं, तो इसमें आपकी हिंदी रहती है। ठीक है, और इसमें आपकी अंग्रेजी, जर्मन, पंजाबी, बहुत सारी जर्मन भी आपकी रहती है। तो बहुत सारी भाषाएं ये आपकी रहती हैं, तो इसीलिए आपका यह जो है वह बहुत सबसे बड़ा भाषा परिवार है, क्योंकि यह भारत और यूरोपीय भाषाओं का संगम एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28 पे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 28 यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोगों से, इसको समझने की कोशिश करिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्नों पर आधारित जो आप लोग की थ्योरी क्लासेस होंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही टेस्ट सीरीज भी आप लोग को एआर टाइप की क्वेश्चन पे ही आधारित आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके पेड कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन है, यानी पहला जो कथन है उसे हम लोग असर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? असर्शन, जिसको अभिकथन कह सकते हैं आप लोग, असर्शन के रूप में लिखित है। दूसरा जो कथन है वह कारण के रूप में आपका लिखित है। अब ये बताना है आपको कि कथन अभिकथन ए आपका बोल रहा है, अभिकथन ए क्या कह रहा है आपका कि जब किसी एक ध्वनि या फिर ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। कारण यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदी के सभी स्वर, देखिए कारण क्या बोल रहा है, इसको समझने का ही सबसे बड़ा खेल होता है। आंसर आपका इसमें छिपा रहता है, बस आप अगर समझ लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो यहाँ पे कारण दिया है कि हिंदी के सभी स्वर अक्षर होते हैं और सभी व्यंजनों में अस्वर होने के कारण वे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे 28 का जो अगर बात करते हैं कि अभिकथन भी आपका सही है, अभिकथन जो है आपका वह सही है और कारण भी आपका सही है। तो ए आर दोनों जो है आपके सही हैं और आर जो है आपका यानी जो कथन है आपका रीजन जो है वह अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वह सही होगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 29 पे। प्रश्न नंबर 29 फिर से पुनः वही आपका दिया हुआ है, ए आर टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। तो ए आर टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वह आपको एनटीए जो आपका एग्जामिनेशन कराता है उसमें आपको लगभग अगर हम बात करते हैं तो 70% यहाँ पे ए आर टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन दिया है यानी एक असर्शन दिया है और दूसरा जो है उसका कारण दिया गया है। अब पूछा गया है कि अभिकथन ए वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा होता तब वहां पे शब्द होता। क्लियर बात है? अगर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा होता तो वहां पे शब्द होता, लेकिन यहाँ पे केवल लघुत्तम इकाई पूछा हुआ है इसलिए आपका वर्ण होगा। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जब मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगा आप लोग की यूट्यूब पर तो भी वहां पे आपको समझाऊंगा और जो पेड कोर्स में आप लोग के टीचर हैं वो भी आप लोग को समझाएंगे। दूसरा आपका कारण दिया है कि वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। तो यहां पे आपका अगर हम बात करते हैं कि जो 29 का सही आंसर होगा वह आपका ए सही होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ए आपका ए और आर दोनों सही है, वर्ण भाषा कुछ तो लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह ए की सही व्याख्या आपका कर रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 30 पे। देखिए प्रश्न नंबर 30 यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हाँ चलिए
दिया हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बिल्कुल सही है यहाँ पर कि संघ की जो भाषा, संघ मतलब जो हमारा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो संघ की जो भाषा राजभाषा है वह हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। संविधान किस अनुच्छेद में उद्धृत है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह सी सही होगा कि अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 ए के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 343 ए के अनुसार आपका यहां पे बोला गया अनुच्छेद में कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी जो कह सकते हैं कि लिपि होगी वह क्या होगी? देवनागरी होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 31। ये सभी जो प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहे हैं वह आपके यहाँ पर एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट कराए गए प्रीवियस ईयर पेपर है बीएचयू बीएड लैंग्वेज ग्रुप के लिए, उनका सेक्शन बी का आपका सेशन चल रहा है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़िए, समझिए कि किस लेवल का आपका प्रश्न पूछ रहा है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाषा की सही परिभाषा नहीं है? अब देखिए यहाँ पे समझने योग्य क्या है कि वाक्य, कौन सा वाक्य, यानी 4 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्य में आपको बताना है कि भाषा की सही परिभाषा नहीं है। यानी भाषा की परिभाषा क्या होती है ऐसे। अब यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बताता हूं कि भाषा होती क्या। भाषा जो होता है मूलतः जो होता है वह ध्वनि संकेतों का एक व्यवस्था होती है। क्या होती है? ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था होती है। साथ ही वह हमारे विचारों के आदान प्रदान की एक क्या होती है? सामाजिककरण भी होती है। और वह क्या होती है? मानव मुख से निकली हुई अभिव्यक्ति भी होती है, यानी एक्सप्रेशन भी होता है। लेकिन वह क्या होता है? रूढ़ भी होता है, अरुण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही होगा। यानी कि यहां पे दिए गए विकल्प में उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो सी उत्तर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 32 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 32 कह रहा है आपसे कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक आपका अभिकथन दिया हुआ है, अभिकथन यानी असर्शन, और दूसरा आपका उसका रीजन दिया गया है। अभी बताना है आपको कि अभिकथन और आपका कारण दिया हुआ है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कि आपका अभिकथन है यानी आपका असर्शन है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल सही आंसर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी आपकी कि देवनागरी कैथी महाजनी लिपियों में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है, यह भी सही है। यानी ए आर दोनों जो सही हैं और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पुनः सही हो जाता है। समझिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 33। देखिए प्रश्न नंबर 33 जो कह रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन यानी फिर से असर्शन दिया गया है आपका, ठीक है, और दूसरा आपका रीजन दिया गया है। अभिकथन क्या है इसको पढ़िए। देखिए अभिकथन बोल रहा है आपका यहाँ पर कि प्रेमचंद्र ने गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला के अतिरिक्त अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। कारण है मैला आंचल प्रेमचंद्र का महत्वपूर्ण उपन्यास। समझ गए? तो अब यहां में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है, यानी अभिकथन तो हमारा सही है, लेकिन कारण क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि मैला आंचल जो है प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं है, बल्कि यह फणीश्वर नाथ रेणु की एक कालजयी रचना हम लोग कहते हैं इसको। तो यह आपका फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, न कि आपकी किसकी? यहां पर प्रेमचंद्र की है। तो हमारा आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? वह असत्य हो जाएगा और ये जो हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? वह सही होगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 34। देखिए प्रश्न नंबर 34 का रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। यहां पे शब्द दिए गए हैं। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? आपका शब्द दिया गया है, ठीक है। अब ये बताना है कि ये शब्द जो है वह किस संज्ञा के अंतर्गत रहते हैं, यानी किस संज्ञा में है, ठीक है। यानी आपको बताना है कि शब्द दिया और शब्द कौन सा संज्ञा है। गंगा कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो देखिए गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया? ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा दिया है मनुष्य, तो मनुष्य क्या करता है कि जातिवाचक संज्ञा को यहां पर डिनोट करता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ये देखेंगे कि हमारा जातिवाचक संज्ञा, तो ये आपका बी हो जाएगा। हो गया बी। मिठास, मिठास जो आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद सभा, सभा जो आपका जातिवाचक तो नहीं है, यहां पे जातिवाचक नहीं होना चाहिए था, बल्कि आपका समूहवाचक होना चाहिए था। अगर समूहवाचक होता तो ये आपका क्या हो जाता है? यहां पर सभा हो जाता, डी। तो लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे कि एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है वह आपका डी ऑप्शन चुना गया है, ठीक है। क्यों डी चुना गया? अब ये तो अब वही बता सकते हैं कि क्या सभा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सभा जो होती है वह किसके अंतर्गत आती है, तो वह आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपकी सभा आती है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा के अंदर क्या आती है? सभा शब्द आता है।
तो लेकिन एंटी ने जो आंसर दिया उसे हम लोग मानना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है आपका वह सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 35। देखिए प्रश्न नंबर 35 कह रहा है आपसे कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। पुरुषवाचक संज्ञा कौन क्या, निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे फिर से पूछ लिया, यहाँ पे आपका सर्वनाम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ भैया, तो सर्वनाम आपका पूछा हुआ है और उसके बाद आपका यहाँ पे बोला गया है कि सूची 2 में जो शब्द दिए गए हैं वो कौन से सर्वनाम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा 35 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर पुरुषवाचक संज्ञा जो आपका होगा वो आपका मैं तू आप होगा, यानी ए हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर निजवाचक संज्ञा आप हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर निश्चयवाचक जो संज्ञा होगा वह क्या हो जाएगा आपका यह वह, तो ये आपका सी हो गया। इसके बाद डी बचा तो ये आपका डी बच गया। तो हम लोग मिलान करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 36। देखिए प्रश्न नंबर 36 पूछा हुआ है कि ऋण शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने हैं। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड न किया जा सके। ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न किया जा सके उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रूट शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करिए, तो भैया ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 37 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, अगर हम यहाँ पे 37 के देखें तो देखिए रचना या फिर बनावट के आधार पर, रचना या फिर आपका एक मिनट, हाँ रचना, ठीक है, रचना या फिर आपका बनावट के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आपका सकर्मक और दूसरा का अकर्मक। तो अकर्मक का मतलब जिसमें कोई कर्म न हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी अकर्मक पूछा हुआ है आपसे, सीधे यहाँ पे प्रश्न है। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म ना हो तो लड़का सोता है, यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि लड़का सोता है इसमें कोई कर्म है नहीं है, इसमें केवल आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है, कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 38। देखिए प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है आपसे कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। अगर हम बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है, ठीक है, वह आपकी 4 होती है। अ, ई, उ और आपका री, ये होते हैं। ठीक है, तो अ, ई, उ और री होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ह्रस्व स्वर आपका कहीं कहीं मिल रहा है आपका छोटी, तो आपका ये ए में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो आपके बड़ी ई और उसके बाद बड़ा उ, तो अब बड़ा उ आपको मिल गया, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त स्वर जो होते हैं वो आपके अ होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अ, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा और डी अनुनासिक हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग का ऑप्शन क्या मिलेगा, 38 का जो ऑप्शन मिलेगा वह बी सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 39 में। देखिए प्रश्न नंबर 39 यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द जो आपका है उसे बताना है। तो शुद्ध शब्द जो आपका होगा 39 का, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले हम प्रच्युत का जो आपका बात करते हैं, तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा इसका हो जाएगा आपका प्रच्युत। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रच्युत, ये हो जाएगा आपका ज्येष्ठ आपका जहां पे सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं है। दधीची का अगर हम देखेंगे तो यह आपका द, एक मिनट, द धी ची। ठीक है, ये इसका शुद्ध शब्द है। पत्नी जो है उसका शुद्ध शब्द होता है आपका पत्नी। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना है आपको। तो अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पूज्यास्पद जो है आपका अशुद्ध शब्द है, क्योंकि पूज्यास्पद का जो आपका शुद्ध शब्द होता है वह होता है पूजास्पद। क्या होता है आपका पूजास्पद। ठीक है, यह आपका शुद्ध शब्द होता है। आज हम तो पहला यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 41 जो दिया गया है वह आप लोग के स्क्रीन के सामने शो कर रहा है। देखिए दिया सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया गया है। सूची 1 में आपका तुलसीदास, बिहारी, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा आपका है आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल दिया गया है। यानी एक तरफ आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं कि रचयिता है और दूसरी तरफ उन किस काल से संबंधित है उनके बारे में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे मिलान करते हैं तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह तुलसीदास जो होंगे वह भक्ति काल के हैं।
ठीक है, किसके हैं, भक्ति काल के। तो यह आपका ए आंसर हो गया। दूसरा हम यहाँ देखेंगे कि बिहारी जो है वो आपके कौन से होंगे, तो वह बिहारी जो है आपके रीतिकाल के हैं, तो यह आपके बी हो गया ऑप्शन। तीसरा जो आपका चंद बरदाई, तो चंद बरदाई जी जो है आपके आदिकाल से संबंधित हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आपके आधुनिक काल से संबंधित हैं, तो यह आपका डी आंसर हो गया। समझ गए, ए बी सी डी, इस प्रकार से आपके चारों मिलके हम लोग के। और यहाँ बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या मिलेगा, हमारा ऑप्शन ए भी सही हो रहा है और हमारा ऑप्शन सी भी आपका सही हो रहा है, यानी इन दोनों में दोनों ही आंसर जो आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 42। प्रश्न नंबर जो 42 दिया हुआ है इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखने की कोशिश करिए किस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को 2022 में पूछा गया था। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक आपका अभिकथन है यानी कि आपका असर्शन है, ठीक है, दूसरा जो आपका है, दूसरा उसका कारण दिया गया है। क्लियर बातें आपकी। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका अभिकथन है, ठीक है, अभिकथन जो आपका है वह आपका पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई है, ये बिल्कुल सही है। कारण है कि यह आदिकाल से संबंधित है। अब यहाँ पे दिया है कि उपरोक्त कथन का आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका कि ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही है कि यह आदिकाल से संबंधित, यानी पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंद बरदाई वह आपकी किससे संबंधित है, तो वह आपकी संबंधित है आपकी आदिकाल से। और यहाँ पे आर जो है वह ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 43। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 43 दिया है थोड़ा सा इसे हम लोग जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे आप लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 43 को ध्यानपूर्वक। तो आपको यहाँ पे आया क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका गलत हो गया, तो इसे एनटीए ने क्या किया है, ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने का मतलब है कि यह क्वेश्चन जो है आपका वह गलत यहाँ पे बताया गया है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 44 पे। तो 44 आपका जो प्रश्न नंबर दिया हुआ है इसमें क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रयास करेंगे। तो यह जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया है कि अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी कि ध्यान उनका पढ़ाई में केंद्रित रहे, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, उन्हें कठोर दंड देंगे, यानी कि उन्हें मारना पीटना शुरू कर देंगे, या फिर मृदुल व्यवहार करेंगे। मृदुल व्यवहार का मतलब है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये देखिए जो आपका अच्छा व्यवहार करना है, जैसे कहते हैं ना मोबाइल में कुछ जो फंक्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपके यहाँ पे जो एक टीचर होते हैं, एक टीचर को क्या होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ये मृदुल व्यवहार होता है। तो ये आपका कोई प्रयास नहीं होता बल्कि उनके अंदर होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन पहले कट हो गया। और अगर हमेशा ध्यान रखिएगा एज ए टीचर आपको अपने स्टूडेंट को कठोर दंड ही नहीं उनको देना है, यानी उनको कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं देना है। तो ए और बी दोनों खत्म हो गया। डी ऑप्शन प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, यानी अगर आप प्रधानाध्यापक के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकें। तो डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि ए बी और डी खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा, यानी पढ़ाने की विधि में आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 45। क्वेश्चन में जो 45 दिया हुआ है उसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, ठीक है, एक क्या है आपका अभिकथन है और दूसरा जो है उसका कारण दिया गया है, यानी कि रीजन दिया गया है। अभी अभिकथन ए दिया हुआ है आपका, यहाँ पे अभिकथन ए क्या दिया हुआ है आपका कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वह छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और कारण यहाँ पे पूछा है आपसे कि पंत और पल्लव का रचना निराला ने किया है। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करते हैं कि 45 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए और आर जो है वो दोनों सही है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद के कवि है और पंत और पल्लव जो है वह आपके निराला की रचना है। लेकिन यहाँ पे आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 46। देखिए प्रश्न नंबर 46 यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग का कि कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं है, आपका क्या प्रयास होगा। बालकों की रुचि अरुचि के कारणों का पता लगाएंगे, अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे, बालकों से जबरदस्ती करेंगे, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया कि एज ए टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एज ए जो स्टूडेंट होते हैं उनको आपको न मारना है, न पीटना है, न धमकाना है, न जबरदस्ती करना है, ठीक है।
और अगर आप अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छी चीज है, न कि स्टूडेंट के लिए अच्छी चीज है। तो कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं, तो आप बालकों की अरुचि का कारण पता करेंगे कि वह स्टूडेंट जो है आपके आपसे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। यानी कि उनको मारना पीटना या फिर जबरदस्ती कहेंगे चलो आप मेरे क्लास में बैठो जबरदस्ती करके, ऐसा कभी नहीं कर सकते एक स्टूडेंट के साथ आप, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 47। देखिए प्रश्न नंबर 47 कह रहा है आप लोग का कि यहां पे ध्यान से समझिएगा कि दिया हुआ है कि शिक्षक का क्या करना है, यहां पर कह रहा है कि शिक्षक का निम्नलिखित में महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होगा। कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, यानी शिक्षकों को जो कर्तव्य है, ये मैंने आपको टॉपिक बताया कि ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया है कि बालकों को केवल विषय का ही ज्ञान कराना होता है, बालकों को खेल क्रिया के द्वारा पढ़ाएंगे, बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे, बालकों के अतिरिक्त कक्षाएं देंगे। तो 47 की अगर हम बात करते हैं तो जो सही आंसर होना चाहिए वह सी सही होगा कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर आप ध्यान देंगे। यानी कि उनका सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से उनका विकास हो सके, वह एक समाज में अच्छा नागरिक बन सके, साथ ही साथ वह अपने जीवन में सफल भी हो सके। और भी बहुत सारे गुण होते हैं जो आपके सर्वांगीण विकास में लाभदायक होते हैं। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा जब हम क्लासेस लेना शुरू करेंगे आप लोग की, तो ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला जो आपका टॉपिक है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी नियुक्ति आपके रुचि और पसंद के अनुसार नहीं हो पाई है, ठीक है। यानी आपकी जो आपने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली और आपकी रुचि जो थी आपके पसंद के अनुसार नहीं हो पाई है। विद्यार्थियों और आपके सहकर्मियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी एज ए टीचर अगर आपको किसी स्कूल में मिल गया और आप चाहते हैं कि आपको स्कूल जो है ज्वाइनिंग वो आपके गांव में या फिर आपके शहर में मिले, लेकिन आपका शहर में नहीं मिल करके वो 510 किलोमीटर दूर वह मिल चुका है, तो उस समय आप क्या करेंगे, स्कूल में जाकर अपने विद्यार्थियों और सहकर्मियों के साथ कठोर व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, मृदुल व्यवहार करेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे सामान्य व्यवहार करेंगे, न ही हम किसी से कठोर होंगे, न ही बहुत ज्यादा हम वहां पर मृदुल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 49। देखिए प्रश्न नंबर 49 जो है आपका वह क्या कर रहा है कि आपके प्रधानाचार्य, ये सभी जो आपके क्वेश्चन अभी हल कर रहे हैं वह टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके संबंधित हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग को वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आपके प्रधानाचार्य बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं या फिर बहुत सारे टीचर वगैरह होते हैं जो बहुत टफ होते हैं देखने में, आपके प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। यानी एज ए टीचर आप अपने प्रधानाध्यापक के प्रति जो उनका आपका दृष्टिकोण है वह आपका क्या है, सकारात्मक नहीं है। आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपका प्रयास क्या होना चाहिए ये आपका पूछा गया है। नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे, प्रधानाचार्य की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे, अपनी कार्यशैली और व्यवहार को प्रधानाचार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करेंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 49 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अपनी कार्यशैली और व्यवहार से प्रधानाचार्य के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे बदलने का प्रयास करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50। देखिए प्रश्न नंबर 50 यहाँ पे बोल रहा है आप लोग का कि खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है। यानी कि जो खेल विधि है वह छात्रों में क्या विकसित करती है ये पूछा गया है। केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल संवेगात्मक विकास, या फिर संज्ञात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास विकसित करती है। तो प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि संज्ञानात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास यह करती है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 51। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 जो शुरू हो रहा है, अब हिंदी के जो क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, हिंदी और आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, अब यहाँ पर इंग्लिश से जो क्वेश्चन वो शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लैंग्वेज ग्रुप में 4 सब्जेक्ट से पेपर बनाया जाता है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश भी रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका संस्कृत होता है। यानी कि 4 सब्जेक्ट से आपका जो 75 क्वेश्चन है वो आपके बनाए जाते हैं। समझ गए ये 75 क्वेश्चन। तो इन्हीं में से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी खत्म हो गया, आप इंग्लिश और संस्कृत की बारी है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आप सॉल्व करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो अंडरलाइन वर्ड होगा वो फेरवेंट होगा। तो चार्ली मेड फेरवेंट अपील टू हिज फ्रेंड्स टू स्टॉप फाइटिंग ओवर अ स्मॉल इशू। यानी कि जो चार्ली है उसने जोरदार अपील अपने मित्रों से की कि इन छोटे छोटे इशू पर फाइटिंग करना बंद करो। तो यहाँ पे फेरवेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट पूछा गया, यानी एंटोनिम्स पूछा गया है,
फेरवेंट का। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पैसिव। क्या हो जाएगा? इम्पैसिव। इम्पैसिव मतलब होता है आवेगहीन। क्या होता है आपका? आवेगहीन इसका अर्थ होता है। ठीक है, आवेगहीन। चल अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा हुआ है आपसे कि आइडेंटिफाई द सुटेबल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेज। द ऑप्शन गिवन बिलो। त्रिशा इज अ लिटिल हार्ड। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन जो आपका वर्ड होगा वह यह होगा, लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिशा इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, स्टिल एवरीवन स्पीक्स लाउडली व्हेन टॉकिंग टू हर। यानी कि त्रिशा कुछ सुन सकती है, लेकिन जब लोग उससे बात करते हैं तो वह तेज आवाज में उससे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इनसेंसिटिव, डिसइंटरेस्टेड, और उसके बाद इनऑडिबल, उसके बाद डीप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि वह क्या है? कम सुनाई देता है, यानी कि वह थोड़ी सी क्या है? बहरी है, डीप है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 53 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम बात करते हैं, जो दिया हुआ है इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मेक सेंटेंस मीनिंगफुल। देखिए हिज ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट, इल्डर, ओल्डर। तो यहाँ पे इल्डेस्ट सही होगा कि हिज इल्डेस्ट ब्रदर इज लिविंग इन मुंबई दीज डेज। ये आपका सही आंसर होगा, यानी उसका जो बड़ा भाई वो आजकल कहाँ रह रहा है? मुंबई में रह रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 54। देखिए प्रश्न नंबर 54 बोल रहा है आप लोग से कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। केवल एक वर्ड जो है आपका सही है। तो 54 का जो सही आंसर होगा वह होगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या। ठीक है, क्या होता है आपका? महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या, व्यक्ति की हत्या, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये इसका स्पेलिंग जो है आपका सही है। बातें हैं प्रश्न नंबर आपका 15 पे। तो 15 पे यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है आपका वह क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स बोला है, आइडेंटिफाई सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहां दिया है कि चंद्रशेखर इज एक्सास्परेटेड आफ्टर लिसनिंग टू द सजेशंस गिवन by his team members on how to prevent plagiarism in assignment। यानी कि यहां पे पूछा गया है आपका एग्जास्परेटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो यहाँ पे इसका मतलब बता दें आपको कि जो इसका मतलब होता है आपका वह होता है आपका हताश होना। क्या होता है आपका? हताश होना इसका मतलब होता है। और ये हताश होना जो सिनोनिम्स होगा वह क्या हो जाएगा आपका? डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हताश होना, यानी कि मतलब अच्छा चीजें नहीं होना, बहुत चीजें खराब हो जाना, जब चीजें हो जाती हैं तो वह व्यक्ति हताश हो जाता है, तो उसका डिसअपॉइंटेड होगा आपका। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 56 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि दिया हुआ है कि रमेश सजेस्टेड, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं कि आपको और दिखाई दे। देखिए दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। रमेश सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड स्टे दैट नाइट एट हिज हाउस। तो इसका आपको बताना है कि यहां पर आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है और इनडायरेक्ट आपका ये दिया गया है। ये आपका जो दिया गया है वह इनडायरेक्ट स्पीच है आपका। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो जहां भी आपको सजेस्टेड दिखाई देता है वो आप यहां पे सोचते हैं कि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पे आपका इंपरेटिव नहीं बल्कि आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा कि रमेश सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई नॉट स्टे टुनाइट एट माय हाउस। यानी कि क्यों नहीं तुम यहां पर एक रात यहां पर गुजारो मेरे घर पे। यह किसने बोला? रमेश अपने मित्र को बोला। तो यहां पर वो सजेशन दे रहा है, ना कि वहां वो उससे पूछ रहा है, तो इसलिए सजेस्टेड यहां पे सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 57। देखिए प्रश्न नंबर 57 यहाँ पे पूछा गया आपसे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जंबल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो 57 यहाँ पे 4 यहाँ पे दिए गए, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आपका आर दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। पी क्यू आर एस अभी 4 दिए हैं, इनमें आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस उसको करेक्ट फॉर्म में आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेंटेंस अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस बन रहा है वह बन रहा है द ब्रेन मैच्योर फ्रॉम बैक टू फ्रंट, यानी कि सबसे पहले हमें एस मिल गया फ्रंट,
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग विद एरिया डीलिंग विद परसेप्शन, यह हो गया आपका, यानी कि एस के बाद हमारा क्या मिल रहा है, पी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्यू थिंकिंग नहीं मिल रहा है, एंड परसेप्शन एंड एंडिंग विद दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम जजमेंटल यानी आर। इसके बाद आपका हो जाएगा थिंकिंग एंड पब्लिक इनहिबिटेशन यानी आपका हो जाएगा क्यू, यानी एस पी क्यू आर एस जिसमें भी होगा आपका वह सही हो जाएगा। एस पी क्यू आर एस, एस पी क्यू आर एस किसमें दिख रहा है आपको, एस पी आर क्यू, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, एस पी आर क्यू आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 58, सेम वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि फिर से आपको पैरा जंबल करना है। तो देखेंगे हम यहाँ पे 58 का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिसेंट स्टडीज हैव शोन सच अ प्लानिंग चेंजिंग एंड अडॉप्टिंग प्लान्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लैंग्वेज द रिबेलियन प्लेज अ पार्ट इन हायर कॉग्निटिव टास्क। अब इसमें बताना है कि द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, यानी कि क्या करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर होगा इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिसेंट स्टडीज हैव शोन यानी पी हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका होगा वो हमें मिल रहा है कहाँ पे, एच में मिल रहा है, क्योंकि रिसेंट स्टडी हैव शोन द रिबेलियन प्लेज अ पार्ट इन हायर कॉग्निटिव टास्क, यानी कि आपका एस हो गया, पीएस हो गया। अब पीएस के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो आपका सेंटेंस और बचा है, इन दो सेंटेंस में कौन सा हमारा सही हो रहा है, तो हमें क्यू सही लग रहा है, तो यहाँ पे क्यू हो गया। अब के बाद आपका आर हो जाएगा, यानी कि पी एस क्यू आर आपका सही होगा, पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, डी हो गया सही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जंबल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ, आर है, एस है। अब इसमें आपको पैराजंबल करना है, यानी एक साथ इनको लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे जो वो आपका हो जाएगा पी। ठीक है, यानी कि डायलेक्सिया इज अ कैंटेटा इज एज इन विच पर्सन, ये आपका हो जाएगा पी। उसके बाद फिर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा आर, यानी कि डिफिकल्टी विथ रीडिंग और राइटिंग अ लैंग्वेज। फिर यहां पर पी के बाद क्यू, सॉरी पी के बाद आर, आर के बाद आपका हो जाएगा क्यू, यानी इवन दो दे स्पीक एंड अंडरस्टैंड इट परफेक्टली वेल। उसके बाद फिर यहां पे हो जाएगा एस एंड दियर इंटेलिजेंस इज नॉर्मल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर क्यू एस, यानी 59 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपका आइडेंटिफाई एरर इन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। तो एडल्ट्स सफरिंग कोविड-19 कैन डेवलप ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, नो एरर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि एडल्ट्स नहीं होगा बल्कि आपका एडल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। यह है कि आइडेंटिफाई सुटेबल ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दिया हुआ है कि अ न्यू comer teacher who is not respected in his her class will deal with the student by applying punishing measures या फिर improving his her qualities and expressing it before them by conducting activity या फिर changing his class after consulting with the authorities or giving them a threat of execution। तो यहाँ पे हम लोग 61 का जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको बता दें कि जो क्वेश्चन है यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो न्यू कमर टीचर होते हैं, यानी कि जब आप पहली बार पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट आपके साथ मिसबिहेव भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी इम्प्रूविंग हिज हर क्वालिटीज, अपने क्वालिटीज में आप इम्प्रूव करेंगे और उसे एक्सप्रेस करना सीखेंगे कि कैसे हम अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकें कि बच्चे हमारी बातों को समझ भी सकें। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी उस कंडीशन में सही होता है। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 62, यानी कि प्रश्न नंबर 62 दिया हुआ है आपका आइडेंटिफाई सुटेबल ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी ईच चाइल्ड इज डिफरेंट एंड ग्रोन इन इट्स ओन यूनिक वे। यह भी जो क्वेश्चन आपका है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से ही संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूनिक द इंडिविजुअल डिफरेंट आर ड्यू टू, यानी कहा जाता है कि सभी, यानी इसमें जो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे जो होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है
कि इंडिविजुअल जो आपके होते हैं डिफरेंट क्यों होते हैं, उसका कारण क्या होता है। यहाँ पे हियरडिटी का मतलब जो होता है वो होता है वंशागति, यानी वंशागति के कारण ये सब चीजें होती हैं, या फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वंशागति, ठीक है, वंशागति। अब दूसरा जो ऑप्शन दिया उसे भी आप लोग देख लीजिए, इंडोमेंट। इंडोमेंट का मतलब होता है किसी संस्था को दिया गया दान, या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो प्रभाव पड़ते हैं स्टूडेंट पर उनके वजह से, या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, ऑल ऑफ एबव आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं वह हिंदी में दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके संस्कृत में भी है और कुछ क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में भी है। तो आपको तीनों ही भाषाओं में पारंगत होना होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सुटेबल चीज नहीं है या फिर पैटर्न फिक्स नहीं है कि किस भाषा में वो पूछेगा। अगर आप लैंग्वेज से हैं तो वो आपको तीनों ही भाषाओं में चेक करेगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वह देगा आपको तीनों ही भाषाओं में। तो इसलिए तीनों भाषाओं में कम से कम आपको अनुवाद करना आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस है वह कहना क्या चाहता है। तो इसके लिए आप लोग को जरूरी है कि आपको हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से इंग्लिश, इस प्रकार से आप लोग का जो ट्रांसलेशन है वह कम से कम मजबूत होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करिए ताकि आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसे आप लोग समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 63, identify suitable option for the question given below. Why should a student not be punished severely? यानी यह भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया और इंग्लिश भाषा में आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो प्रश्न पूछा है वह क्या कहना चाहता है कि एक स्टूडेंट को कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है she or he may quarrel with the teacher, she or he may leave the school and join another school, she or her, his or her parents may quarrel with the teacher and see the told। इसके बाद दिया है the student may develop a negative attitude towards his or her studies, स्कूल एंड टीचर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि हमें एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नहीं सजा देनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा उसे सजा देंगे तो उसके मन में क्या होगा कि स्कूल के प्रति, अध्यापकों के प्रति और पढ़ाई के प्रति नफरत की भावना उसके मन में आ जाएगी। इसलिए हम किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 यहाँ पे 4 जो दिया हुआ है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 अगर हम बात करते हैं कि क्या दिया हुआ, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका 63 आंसर है, 63 है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। अब आते हैं 64 पे। तो देखिए 64 यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन बताना है आपको जो आपका यह सेंटेंस दिया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग इज। तो यह भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या यहाँ पे होगा, यानी एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह क्या है, टू मेक असाइनमेंट एंड टेक ओरल एग्जाम। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टास्क क्या होता है एज अ टीचर के तौर पर, टू मेक असाइनमेंट एंड टेक ओरल एग्जाम, टू मेक मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू डायरेक्ट स्टूडेंट्स इन दियर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस और नॉन ऑफ एबव। तो 64 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, टू डायरेक्ट स्टूडेंट इन दियर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि उसके जो भी अनुभव है उनको डायरेक्टली आपको क्या करना चाहिए, उनका ग्रोथ करना चाहिए। यानी कि सर्वांगीण विकास ही एक स्टूडेंट का एक टीचर के तौर पर आपका कार्य होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 65। देखिए 65 यहाँ पे बोल रहा है, आइडेंटिफाई सुटेबल ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट गिवन बिलो। A majority of student in your class are weak। यानी कि आपके क्लास के लगभग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर हैं। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, नॉट फोकस योर अटेंशन ऑन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंक्रीज योर स्पीड ऑफ टीचिंग सो दैट comprehensive level of student may increase, slow down you speed of teaching which can be helpful to bright student, slow down you speed of teaching along with some extra activity for above average students। तो यहाँ पे 65 का जो सही आंसर होगा वह आपका डी सही होगा, slows down you speed of teaching along with some extra activity for some average student, ये आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 से पहले बता दें कि अगर आप यहाँ पर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आपका CUT बीएड हो या फिर आपका
BHU BEd हो तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में आप लोग को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई यहाँ पर बंद की जाती है। अब बात करते हैं कि जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 66, तो देखिए 66 जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ना, यह आपका एक कह सकते हैं कि अनसीन पैसेज है। तो 66 से लेकर के आपका 69 तक जो आपका क्वेश्चन रहेगा एक अनसीन पैसेज पे आधारित होगा, यानी कि 66, 67, 68, 69 चार क्वेश्चन जो होंगे एक ही पैराग्राफ पे आप पर आधारित होंगे। और वह पैराग्राफ क्या है आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यह आपका म्यूजिक से संबंधित पैराग्राफ है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक साथ देते हैं। दिया है कि म्यूजिक इज हार्ड टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्टिवली फ्रॉम नॉइज, दो मेनी पीपल वुड डिफाइन इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स और नॉइज एंड कॉल रेगुलर वेव्स म्यूजिक। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द अथॉरिटी cortex respond to different qualities in music. The lower part responds to frequencies, the middle are registers, harmony and rhyme, while the top part is activated when people attach meaning and appreciation to a piece of music. The auditory cortex in both hemispheres respond to sound, but in most people music excites the right hemisphere more than the sound of speech. The Mozart effect is the slightly dubious, इसको dubious बोलते हैं जो कि डाउट का आपका है, dubious idea that a child early mental development in enhanced by listening to music by the famous Austrian composer. Studies have produced conflicting result. It seems likely that all music, not just Mozart, stimulate the brain and enhance development in children and indeed improve many aspects of brain function in adults. According to the passage, अभी जो पैसेज आपका यहाँ से लेकर के म्यूजिक से लेकर के आपका दिया हुआ है यहाँ पर एडल्ट तक, ठीक है, तो ये आपका एक पैसेज है, ठीक है, क्या है आपका पैसेज है। अभी पैसेज पूछा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच पार्ट ऑफ द ऑडिटरी कॉर्टेक्स हेल्प्स पीपल टू अटैच मीनिंग एंड अप्रिसिएशन टू अ पीस ऑफ म्यूजिक। तो हमें अपने पैसेज अगर हम देखेंगे तो ये पैसेज हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो भाई ये हमें पैसेज दिख रहा है पीस ऑफ म्यूजिक। पीस ऑफ म्यूजिक यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है टॉप पार्ट, तो टॉप पार्ट ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। क्लियर बात है। अब उसी प्रकार से सेकंड हमारा यानी कि 67 का जो क्वेश्चन होगा वह भी इसी आपके पैसेज पर आधारित है। वह पैसेज आपका दिया है ड्यूबियस, मैंने अभी आपको बताया था ड्यूबियस जो होता है वो आपका जो डाउट होते हैं उनके लिए होते हैं, यानी कि संदेह के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। 68 यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 भी आपका उसी से संबंधित है, उसी पैसेज से संबंधित है। द मोजार्ट इफेक्ट जो आपका दिया है, यह जो संबंधित आपका है वह refers to the intelligence boosting effect produced by listening to the music of the composer, इससे संबंधित आपका है। और 69 भी आपका उसी से संबंधित, उसी पैसेज से संबंधित है, तो हम लोग इसका भी आंसर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज वुड बी, हम लोगों ने जो भी पैसेज पढ़ा था उसका टाइटल क्या होना चाहिए, सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं अगर हम इनमें देखें तो जो सही आंसर होना चाहिए 69 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा कि म्यूजिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन ब्रेन, ये आपका सुटेबल आपका टॉपिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही करेंगे, न कि मोजार्ट इफेक्ट, बहुत सारे लोग मोजार्ट इफेक्ट ही करेंगे, तो वो गलत होगा आपका ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो दिया हुआ है, यह आपका एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक वर्ड है और ये आपका जो है वह सिनोनिम्स है, ठीक है, सिनोनिम्स है। अब ये बताना है कि कौन सा वर्ड, कौन से वर्ड का सिनोनिम्स क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्विंट देखेंगे तो क्विंट का मतलब होता है आपका यहाँ पर विचित्र, क्या होता है, क्विंट का मतलब जो होता है आपका विचित्र होता है, तो ये स्ट्रेंज से मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद राउट के देखते हैं, तो राउट का मतलब होता है घोर पराजय, घोर पराजय यानी कि हार मानना, हारना, हराना, तो यानी यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 देखते हैं, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब होता है विपुल, तो वह भी आपका लेविस में हो जाएगा, तो ये आपका सी में हो गया। और ए बचा तो आपका ए हो जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वह 70 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, वह सही होगा। क्या होगा भाई, ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 71। देखिए 71 यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। माय सिस्टर डिड नॉट कॉल मी दो सी शुड हैव कुड हैव कॉल्ड एंड आस्क्ड फॉर माय हेल्प। तो यहाँ पे कॉल्ड दिया हुआ, यानी कॉल जो है वो आपका वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म दिया, इसलिए हम लोग कुड हैव का जो यूज है वह हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 72। तो थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या पूछ रहा है आपसे कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 2 ये आपका दिया हुआ है। अब हम स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। व्हेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर रिटेन इन अ सेंटेंस इट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। स्टेटमेंट 2, द एग्जांपल्स आर एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मेन, लगेज, बिजनेस। तो इनमें अगर हम बात करते हैं कि ये आपका ऑप्शन यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका गलत है, क्योंकि सभी जो आपके बहुवचन जो यूज होते हैं वो आपके सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम मेन को देखें तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा ट्रू होगा और स्टेटमेंट नंबर 2 जो होगा आपका फॉल्स होगा, यानी 1 सही है और बी आपका गलत है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखते हैं। दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। तो 73 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, देखिए दिया हुआ है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सच एज दिस दैट दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। स्टेटमेंट नंबर 2, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट एम्फेसिस। तो 73 का अगर हम बात करते हैं तो जो सही आंसर होना चाहिए उस प्रकार से, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 आर ट्रू, ये आपका सही आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74 दिया हुआ है आइडेंटिफाई सुटेबल एक्टिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस के बारे में पूछा है, ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस के बारे में आपको बताना है। सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज सडन अराइवल। तो ये आपका पैसिव वॉइस आपका पूछा गया है, दिया है। अब ये पूछा गया आपका कि एक्टिव वॉइस क्या होगा इसका, ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस जो है आपका वह क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज सडन अराइवल। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी कि ही सडन अराइव्ड सरप्राइज एवरीवन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 75 का दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच of the sentence from the option given below. She said need I write a letter, need I write a letter। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। तो 75 का हम बात करते हैं तो सही आंसर होगा आपका बी। she asked if she had to write a लेटर। ये क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि चरस्व संधि उपभेद विद्यते, स्वर संदेह, व्यंजन संदेह, विसर्ग संदेह या फिर अनुस्वार संदेह। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह 76 का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, व्यंजन संधि आपका सही होगा, क्योंकि यह बोला गया है एनटीए के द्वारा कि यह आपका व्यंजन संधि है, लेकिन यह आपका स्वर संधि भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 77 का। देखिए 77 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि कृत किम रूपम स्यात् कारकः कारिता कर्ता कारवान। तो 77 का जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर, यानी कि यह आपका कर्ता कारक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 78 बोल रहा है कि ची धातु लोट लकार मध्यम पुरुषस्य रूपमस्ति चिनोसी, चीनू, चिन्याम या फिर चितासी। तो प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि चीनू यहाँ पे सही आंसर है। अगले प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर आपका 79 यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि राज्ञः समीपम इत्यस्य समस्त पदम चिनुत उपराजम अधिराजम उपाराज्ञ अधिराज्ञ। तो 79 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराजम आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 दिया है इसे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा दिया है कि आपका आस्तिक दर्शनानी कति, आस्तिक दर्शनानी कति पंच अष्ट नौ या फिर षष्ठ। तो 80 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी षष्ठ आपका सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर आपका 81 जो दिया है वह आपका महाद्रुम इत्यस्य विग्रह कह, महाद्रुम, महानद्रुम, महतद्रुम या फिर महान चौसा
द्रुमः। तो प्रश्न नंबर 81 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी आपका महान चौसौ द्रुमः आपका सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 82 प्रश्न आपका दिया हुआ है कि पुनः पुनः सेते सासत्यते सयते शिशयते शासयते। तो प्रश्न नंबर 82 का सही आंसर होगा आपका ए, यानी आपका शास्यते आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 83 दिया हुआ है आपका कि जैमिनीय शाखा केन वेदेन संबधा, जैमिनीय शाखा केन वेदेन संबधा, सामवेदेन, यजुर्वेदेन, ऋग्वेदेन या फिर अथर्ववेदेन। 83 का जो आंसर होगा वो आपका ए सही आंसर होगा, यानी कि सामवेदेन आपका सही आंसर है। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 84। क्वेश्चन नंबर आपका 84 जो दिया हुआ है वह है आपका कि सूची 1 से और सूची 2 का मिलान कीजिए। अग्नि पुराण से वक्ता, भविष्य पुराण वक्ता, ब्रह्मा वैवर्त पुराण से वक्ता, मार्कंडेय पुराण से वक्ता। यहाँ पे सूची 2 दिया है, जैमिनी है, अग्निदेव, ब्रह्मा, सावणीय, मुनः। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो सही आंसर होगा वह आपका क्या होगा, 84 का जो आंसर होगा वह इसमें से अगर हम बात करते हैं कि जो आपका सही आंसर होगा 84 का वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि पहल ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 जो दिया हुआ है वह का कि दो कथन आपके दिए गए हैं, यानी कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक दिया है कि सांख्य दर्शन से धार ग्रंथो सांख्य सूत्र मस्ति, सांख्य दर्शन से भाष्यकार विज्ञान भिक्षु नास्ति। कथन दो दिया है कि सांख्य दर्शनास्य धार ग्रंथो सांख्य सूत्रम नास्ति, सांख्य दर्शन से भाष्यकार विज्ञान भिक्षु आस्ति। तो 85 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कथन एक और कथन दो दोनों ही आपके असत्य हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 86। मैं केवल यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन शो करा रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत जो है आपका वह एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको केवल प्रश्न और उत्तर बताया जा रहा है। सत्य शास्त्रीय संहिता अस्ति, रामायणम, महाभारतम या फिर मनुस्मृति या फिर सांख्य कारिका। तो 86 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि महाभारतम आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 87 आपका प्रश्न दिया हुआ है आपका कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तहसील, दांतम, त्रल या फिर वती। तत्र यत्र कुत्र सर्वत्र इतः कृत कुत यतः यदा तदा कदः मेघवत पशुवत और सिंहवत। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का अगर मिलान करने के लिए बोला है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका 87 का वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी हम कह सकते हैं कि आपका ए जो है, जो आपका ए है वह आपका सेकेंड होगा, बी जो है वह थर्ड में होगा, सी फर्स्ट में मिलेगा, डी जो है वह आपका फोर्थ में आपका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 88। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है विश्वनाथेन वीरचित ग्रंथ वर्तते, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श। तो 88 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि साहित्य दर्पण आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर आपका 89 जो दिया हुआ है वह आपका किरीतिरात्मा काव्यस्य इति काव्य लक्षणम केनु वक्तम, जगन्नाथेन, कुंतकेन, वामनेन, दंडिना। तो प्रश्न नंबर 89 का सही आंसर होगा आपका सी, यानी वामनेन आपका यहाँ पर सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 90 पे। प्रश्न नंबर 90 दिया है कि अभिराजयसो भूषणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः, हर्षदेव माधव, नागार्जुन, राजेंद्र मिश्र, रामाकांत शुक्ल। तो 90 का जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, राजेंद्र मिश्र आपका सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 91। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है कि सहना ववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावह इति मुक्ति कुत्र लभ्यते, केनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद या फिर आपका बृहदारण्यकोपनिषद। तो 91 का जो सही आंसर होगा आपका सी आंसर होगा, यानी कि कठोपनिषद से आपका लिया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 92। देखिए 92 आपका प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इसको, कि अधोलिखित संस्कारणम क्रम निर्धारण कुरुत, गर्भाधानम, यह संस्कार से संबंधित है, आपको पता होगा हिंदू धर्म में संस्कार से संबंधित है। गर्भाधानम, नामकरणम, पुंसवनम, जातकर्म, सीमांतोन्नयम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका उपयुक्त आंसर जो है आपका सही होगा, यानी कि क्रम से बताना है कि कौन सा संस्कार पहले होता है फिर उसके बाद होता है। तो 92 का जो सही आंसर होगा आपका डी सही आंसर होगा, यानी यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वह गर्भाधानम होता है, फिर उसके बाद पुंसवनम होता है। ठीक है,
पुंसवनम, ये पहला, उसके बाद दूसरा पुंसवनम, फिर यहाँ पर ई जो है वो आपका सीमांतोनयन, ये आपका तीसरा होगा। चौथा जो होता है वो आपका डी होगा, यानी कि जातकर्म होता है। फिर यहाँ पर बी होगा नामकरण, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 93 यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक दिया है कि जतो तू वंशस्थ मुदीरितम जरो इदम वृत्तम प्रतिपादम चतुर्थ दासर युतम। कथन दो दिया है कि जतो तू वंश स्तंभ मुदीरितम जरो इदम वृत्तम प्रतिपादम द्वादशता। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 93 का जो आंसर दिया हुआ है उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो कथन आपका यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन में वो आपका 93 का डी सही होगा कि कथन एक असत्य है और कथन दो जो है आपका सत्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है 94, ठीक है। 94 जो दिया है वो आपका क्या होगा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन एक साम्यवाच्य मवधर्म्य वाक्यम उपमा द्वयो इति उपमा लंकारः लक्षणम अस्ति। कारक दो दिया हुआ है आपका, कारण जो दिया है कि राजीवमिव राजीवम जलम जल विभाजनीय इति उपमालंग रस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको बताना है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए सत्य है और आर असत्य है। यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी संस्कृत में, तो संस्कृत देखिए हमें भी उतना नहीं पढ़ने आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम प्रश्न यहाँ पे समझ में आ जाए, समझ आपको प्रश्न दिखा सकें कि प्रश्न किस प्रकार के आप लोग के आए हुए थे लास्ट ईयर में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक जो दिया गया वो आपका है कि अध्यात्म विद्या रहस्य प्रतिपादक वेद भाग उपनिषद कथ्यन्ते उपनिषद प्रस्थान यंत्रणा प्रथम प्रस्थानित्वेन गृहान्ते। कथन दो दिया है कि अध्यात्म विद्या रहस्य प्रतिपादक वेद भाग आरण्यक कथ्यन्ते आरण्यक प्रस्थान तृणयम प्रथम प्रस्थान गृहान्ते। यहाँ पे आपको दिया गया है चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा कथन सही होगा कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो जो है आपका वह असत्य है, यहाँ पे बोला गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है कि यदि कक्षाया अंतिम पंक्त्यां स्थितः छात्र कोलाहलम कुर्वन्ति तर्हि अध्यापकः किम करणीयम। यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है आपका, लेकिन यह आपका संस्कृत में पूछा गया। तो आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से संस्कृत कम से कम आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना आना चाहिए, ताकि आप लोग प्रश्न जो आपका पूछा है उसे समझ सके। कक्षात निष्कासनम प्रथम पंक्त्यां स्थापयित्या स्थान परिवर्तनम मौन मवधारणस्य देशम या फिर अभिभावकस्य सूचना दातन्य। तो प्रश्न नंबर 96 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी आपका यहां पर हो जाएगा प्रथम पंक्त्या स्थापयित्या स्थान परिवर्तनम आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे दिया है कि अनौपचारिका शिक्षकाय प्रकृष्टम साधनम अस्ति विद्यालय परिवार एकांत नगरम। तो 97 का सही आंसर होगा आपका बी परिवार आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 98 और यह आपका है कि यदि कक्षायाः दृष्टिबाधित छात्र अस्ति तर्हि अध्यापकेन कथमाचरणीयम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है सामान्य छात्र है समम व्यवहारम करणीयम। ऑप्शन नंबर बी मंदगत्या वक्तव्यम अधिका व्याख्या च करणीयम। ऑप्शन नंबर सी अनुवधानम दंतव्यम। ऑप्शन नंबर डी एकम अन्यम छात्रम प्रति तस्य कार्यस्य दायित्वम दातव्यम। तो 98 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा आपका यहाँ पर, यानी कि आपका मंदगत्या वक्तव्यम अधिका व्याख्या च करणीयम। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 99 का दिया है कि शिक्षाया उद्देश्य भवति बुद्धि ज्ञानम धनोपार्जनम व्यवहार परिवर्तनम। तो 99 का जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि व्यवहार परिवर्तनम आपका सही आंसर है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, यानी कि आपके जो लैंग्वेज ग्रुप का प्रश्न आपका पूछा गया था 2022 में, वह हम लोगों ने 2022 के सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्या लेवल रहा है इसका। उत्तमाध्यापक सर्वदा, यानी उत्तम अध्यापक सर्वदा
आत्मन ज्ञान भी वृद्धे प्रयत्नशील स्यात्, ज्ञात्यंश संतुष्ट भवेत्, प्राचीन विषयानेव जानीयात्। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन विषयान विस्मृत्य नवीन विषयान जानीयात्। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह डी का, सॉरी प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।